नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुटेक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं अर्थक्वेक के बारे में। और अर्थक्वेक ये टॉपिक है हमने इसलिए चुना है क्योंकि अब तक जो पढ़ा है वो इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ा है। जब हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था क्रस्ट, मेंटल कोर और कौन सी लेयर लिक्विड है, कौन सी सेमी मोल्टन स्टेज पर है और कौन सी प्योर सॉलिड है। उन सभी लेयर की जो पुष्टि करता है वो अर्थक्वेक करता है। अर्थक्वेक के अंदर जो वेव्स है, जो पी वेव, एस वेव, एल वेव्स, वो वेव्स निकलती हैं, वो इस बात की पुष्टि करता है कि कौन सी लेयर लिक्विड है, कौन सी सेमी मोल्टन स्टेज पर है। जब हम देखेंगे जो वेव जहां से निकलती है उसको बोला जाता है फोकस या हाइपोसेंटर। लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि ये वेव निकलती क्यों है, ये जो एनर्जी निकलती है, क्योंकि अर्थक्वेक भी एक एनर्जी टाइप स्ट्रक्चर ही है। सबसे पहले वो एनर्जी निकलती है और वो जो एनर्जी निकलती है वो वेव की फॉर्म में निकलती है। अब जब ये वेव निकली है तो उसका कारण तो कुछ होगा। उसका कारण अगर ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाना जाए तो उसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहती है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये कहती है कि पूरी जो अर्थ है वो हमने 7 मेजर प्लेट्स के रूप में बांट रखी है। एक ऐसी प्लेट है जो किसी सेमी मोल्टन स्टेज के ऊपर, जैसे जहाज समुद्र के ऊपर तैरता है ऐसे ही ये स्टेज उसके ऊपर तैर रही है, ऐसे ही ये प्लेट उसके ऊपर तैर रही है। और ये 7 मेजर प्लेट्स हैं और 20 माइनर प्लेट्स भी हैं उसके साथ साथ। ये जितनी भी प्लेट्स हैं आपस में टकराती रहती हैं। जब हमने प्लेट का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, जब ये प्लेट टकराती हैं तो वहां आपको देखने को मिलता है यंग फोल्ड माउंटेन, रॉकीज, एंडीज, जो जितने बड़े बड़े माउंटेन्स हैं ये प्लेट की वजह से ही बने। जब ये प्लेट टकराती हैं तो कई बार माउंटेन बन जाते हैं, कई बार ट्रेंच बन जाती हैं और कई बार मिड ओशनिक रिज, MOR, एक पूरी रेंज बन जाती है माउंटेन्स की। और जब एनर्जी बहुत कम मात्रा में रिलीज होती है तो वहां अर्थक्वेक आता है। अब आप इस पिक्चर में देख पाओगे तो एक पॉइंट से एनर्जी निकली जो वेव की फॉर्म में निकलती है, उसको बोला जाता है फोकस और हाइपोसेंटर। अब ये एनर्जी चारों डायरेक्शन में फैल जाती है और जहां ये एनर्जी फैलती है तो आप देख पाओगे उस जो पहला पॉइंट है जहां वो एनर्जी सबसे पहली बार अर्थ पर टच होती है उसको बोला जाता है एपीसेंटर। और जो बेसिकली अर्थक्वेक है वो 200 किलोमीटर लिथोस्फीयर में ही आता है, जो मैंने आपको लेयर पढ़ाई थी। अब आप इस पिक्चर में देख पाओगे, मैंने आपको इसलिए बताया था कि एस्थेनोस्फीयर में चीजें आती हैं। एस्थेनोस्फीयर है एक किस्म से सेमी मोल्टन स्टेज। जो एस्थेनोस्फीयर है वो लगभग 200 किलोमीटर डेप्थ पर है, क्योंकि क्रस्ट के बाद अगर कोई आता है तो 400 किलोमीटर तक वो एस्थेनोस्फीयर ही है जो सेमी मोल्टन स्टेज पर अवेलेबल है। यानी यहां से वो एनर्जी रिलीज होती है। और दूसरा कारण है न्यूक्लियर एलिमेंट्स। एस्थेनोस्फीयर के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर एलिमेंट्स हैं जो एकदम से जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आता है। और जब अर्थक्वेक आता है तो वहां हमें फोकस और एपीसेंटर मैंने आपको बताया वो देखने को मिलते हैं। ये है फोकस और हाइपोसेंटर जिसको आप बोल सकते हो। और जो सबसे पहले धरती पर जो एनर्जी टच हुई है उसको बोला जाता है एपीसेंटर। अब इसके बाद जो पॉइंट है कौन कौन सी वेव निकलती है। बेसिकली 2 टाइप की वेव होती है, बॉडी वेव और सरफेस वेव। जो दोनों वेव्स हैं वो बाइफर्केशन इस हिसाब से किया गया कि उनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड मैच नहीं होता, अलग अलग है। जब हम बॉडी वेव की बात करते हैं तो
वहां सबसे पहले जो बाइफर्केशन है वो पी वेव का है, जो बेसिकली सबसे पहले धरती पर पहुंचती है, प्राइमरी वेव्स। इसकी जो स्पीड है वो फास्टेस्ट है, सबसे ज्यादा स्पीड अगर किसी वेव की है तो वो पी वेव की है। और ये वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो स्टेज ऑफ मैटर्स है, 3 मेजर स्टेज ऑफ मैटर्स हैं, वहां से पास आउट होती है। अब आप ये सोचिए कि मैंने आपको ये बात इसलिए बताई है क्योंकि एक जो स्टेज है, जो आउटर कोर स्टेज है अर्थ की, वो लिक्विड है। कौन सी स्टेज है वो? आउटर कोर। किसकी वजह से? फेरस की वजह से, आयरन की वजह से। और ये बात की पुष्टि तब होती है जब ये एनर्जी पॉइंट है जहां से अर्थक्वेक रिलीज हुआ। अब ये चारों डायरेक्शन में पहुंचना शुरू कर देता है। जब ये इनर कोर के अंदर आता है तो इसकी एकदम से डायरेक्शन आप देख पाओगे तो यहां बदल जाती है। यहां आकर इस बात की पुष्टि हुई है कि ये जो कोर है ये लिक्विड स्टेज है, क्योंकि जैसे ये इससे निकलती है, इस कोर से निकलती है और दोबारा मेंटल की स्टेज पर आती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। यानी जो प्राइमरी वेव्स है वो पास तो सभी से होती है, लेकिन वहां स्पीड का डिफरेंस आता है, एंगल का डिफरेंस आता है। और आप एक बात देख पाओगे तो यहां आपको एक शैडो एरिया दिख रहा होगा, पी वेव शैडो एरिया। जो पी वेव शैडो एरिया है उसका मतलब यह है कि यहां आपको कोई भी वेव जो पी पॉइंट, जो एक पॉइंट से निकली है, जहां से पी वेव निकली है, वो आपको वेव नहीं मिलेगी। उसको बोला था शैडो एरिया। और जो शैडो एरिया है वो आपको कहां से कहां तक मिलेगा? 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक। इसके बीच आपको कोई भी पी वेव नहीं मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन, इसकी स्पीड 1.5 से लेकर 1.3 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन ये चलती कैसे? इसका जो चलने का जो प्रोसेस है वो लॉन्गिट्यूडनल प्रोसेस है। लॉन्गिट्यूडनल कैसे? ये होता है ट्रांसवर्स वेव, और लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है जैसे साउंड चलती है आपस में टकराकर। जब ये वेव आपस में टकराकर चलती हैं तो ये स्ट्रक्चर बनता है। जो ये लाइन आपको दिख रही होगी ये आगे पीछे टकराती, इसकी वजह से जो नुकसान है, जो आमतौर पर आपको अर्थक्वेक में देखने को मिलता वो नहीं होता। सिर्फ ये इशारा होती है कि अर्थक्वेक आ सकता है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी अर्थक्वेक आता है उससे पहले थोड़ा सा एनर्जी रिलीज होती है, तो हमें महसूस होता है कि शायद जल्द ही अर्थक्वेक आ जाए। और जब ये अर्थक्वेक आता है तो वहां जो डिस्ट्रक्शन है, जो डैमेज है, वो बहुत कम होता है। रीजन ऐसे चलती है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव तो चलती है, लेकिन जो इसका दूसरा स्ट्रक्चर है जिसमें हम एस वेव में पढ़ेंगे, तो वहां मैं आपको बताऊं, एस जो वेव वो सिर्फ सॉलिड से पास होती है, और ये सॉलिड से पास होती है तो ये ट्रांसवर्स जो स्ट्रक्चर है वेव का वो फॉलो करती है, जहां आपको क्रस्ट और ट्रफ आपको देखने को मिलता है जब एक वेवलेंथ बनती है लैम्डा। और ये जो वेव है इसकी स्पीड पी वेव से कम होती है। दूसरे नंबर पर जो वेव पहुंचती है वो एस वेव पहुंचती है। आप देख पाओगे ऐसे चलती है। इसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन है, जो डैमेज है, वो एल वेव से कम होता है। क्योंकि जब आपने मोरक्को में अर्थक्वेक देखा होगा, जापान में अर्थक्वेक देखा होगा, वहां बहुत सारी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं अर्थक्वेक की वजह से। तो जो पी वेव और एल वेव, इसके बाद की जो वेव है, उसके बीच का जो स्ट्रक्चर डैमेज होता है। यानी अगर मैग्नीट्यूड में मापा जाए तो अर्थक्वेक में, सॉरी, एस वेव में जो मैग्नीट्यूड होता है वो 4 से 5 होता है। मैं आपको बताऊंगा ये
4 से 5 कैसे होता है? सिर्फ सॉलिड की उसमें चलती है और पी वेव से इसकी स्पीड स्लो होती है। अब ये बात कैसे पता चली कि ये सिर्फ सॉलिड से चलती है? जब आप इस पिक्चर में देख पाओगे तो यहां जो एनर्जी है वो एकदम से यहां तक, यानी 105 डिग्री तक ही ये एनर्जी पहुंचती है। मान लीजिए इसको हम ऐसे बता सकते हैं, जहां से एनर्जी रिलीज हुई है उसके 105 एंगल तक ये एनर्जी ही पहुंचती है, उसके बाद ये एनर्जी नहीं पहुंचती। जब हमने पी वेव में देखा था तो वो जो एनर्जी थी, जो वेव थी, वो कोर के अंदर एंटर हो गई थी, जबकि जो आउटर कोर है वो लिक्विड है, लेकिन जो एस वेव है वो कोर के अंदर एंटर नहीं होती। और जो शैडो एरिया है वो एस वेव का बहुत बड़ा हो जाता है, और जो शैडो एरिया है वो एस वेव का इतना बड़ा हो जाता है कि डबल हो जाता है पी वेव का। अब जो शुरू में हमने बाइफर्केशन किया था वेव्स के अंदर, बॉडी वेव और सरफेस वेव, जब हम सरफेस वेव की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो एल वेव आती है। जब एल वेव के बारे में बात करेंगे, सबसे ज्यादा मास डिस्ट्रक्शन एल वेव की वजह से होता है, क्योंकि ये ऐसे भी चलती है, यानी 2D की फॉर्म में चलती है, और ये ऊपर नीचे भी चलती है। अगर आप इस पिक्चर में देख पाओगे तो ये ऐसे भी है और ऐसे भी है, जिसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। और जो इसका एम्पलीट्यूड है, सॉरी मैग्नीट्यूड है, वो 7 से 8 होता है, और स्पीड सबसे स्लो पी वेव और एस वेव से भी स्लो होती है। अब ये हमने पढ़ा पी वेव, एस वेव और एल वेव। एक फोर्थ टाइप की भी वेव होती है, क्योंकि जब हम अर्थक्वेक के बारे में बात करते हैं तो इस वेव का जिक्र अक्सर नहीं होता। नाम रिले वेव, डिस्ट्रक्शन एल वेव से थोड़ा ज्यादा, और ये वेव प्राइमरी वेव के बाद सॉलिड और लिक्विड दोनों से पास होती है और पूरी अर्थ को एकदम से हिलाकर रख देती है। अक्सर ये एग्जाम में कभी पूछी नहीं जाती, और जब आप इस बात को देखोगे तो ये ऐसे भी चलती हैं, ऐसे भी चलती हैं, और जो स्पीड है वो बहुत स्लो है, जिसकी वजह से बहुत हाई अमाउंट में आपको बिल्डिंग का डैमेज दिखता है। ये हमने पढ़ा जो वेव्स है, जो अर्थक्वेक के दौरान वेव निकलती हैं। अब इस वेव में स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होगी? पहले पी वेव की होगी, फिर एस वेव की होगी, फिर एल की यानी लव वेव, और उसके बाद रिले वेव की। अब इसका जो क्योजिंग अर्थक्वेक आते क्यों? अर्थक्वेक सिर्फ आपको जो नेचुरल है उसकी वजह से नहीं, आपको जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, आदमी के द्वारा जो एक्टिविटी होती है उसकी वजह से भी आपको अर्थक्वेक देखने को मिल सकता है। जब हम नेचुरल की बात करते हैं तो नेचुरल में हम प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी बताई उसकी वजह से तो है ही। दूसरा, मान लीजिए कहीं लैंडस्लाइड हो गया, जो अर्थ का जो बैलेंस था वो खराब हो गया, उसकी वजह से भी आपको अर्थक्वेक देखने को मिल सकता है। सुनामी आ गई, कहीं वोल्केनिक इरप्शन हो गया, तो वहां भी अर्थक्वेक आमतौर पर देखने को मिलता है। अब ह्यूमन एक्टिविटी क्या है? जैसे थ्री गोर्जेस डैम जो चाइना ने बनाया, उसके अंदर इतना ज्यादा पानी है, तो ये अजम्पशन लगाई गई है कि उसकी वजह से जो अर्थ है उसकी स्पीड भी स्लो हो सकती है। और इतना ही बड़ा डैम अब ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाने जा रही है चाइना। अगर इतने बड़े बड़े डैम बनते हैं तो जो बैलेंस है अर्थ का वो खराब होगा।
अब आप माइनिंग कर रहे हो तो माइनिंग की वजह से भी अर्थक्वेक देखने को मिलता है। जो नेचुरल प्रोसेस से आप हटकर कुछ काम कर रहे हो तो वहां अर्थक्वेक आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा अब क्वेश्चन मार्क ये है कि जो अर्थक्वेक आ गए उसकी वजह से हमने डिस्ट्रक्शन भी देखा, बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है। लेकिन इसको मापा कैसे जाए? जब अर्थक्वेक को मापने की बात आती है तो उसमें दो स्केल का यूज होता है, एक रिक्टर स्केल, एक मर्कली स्केल। जो रिक्टर स्केल है वो आपको मैग्नीट्यूड मापकर बताता है, वहीं जो मर्कली स्केल है वो आपको इंटेंसिटी बताता है। जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मान लीजिए अगर रिक्टर स्केल में मैग्नीट्यूड नंबर 7 है और वहीं जब रिक्टर स्केल में 7.1 नंबर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी 10 पॉइंट का इंक्रीमेंट हुआ है। ये जो इंक्रीमेंट है ये आपको 10 गुना इंक्रीमेंट है, यानी एक पॉइंट के साथ उसकी जो नंबर है वो बढ़ जाता है। अगर रिक्टर स्केल का मतलब 7 है, वहां आपको डिस्ट्रक्शन कुछ अलग लेवल का दिखता है। वहीं जब 8 नंबर अगर आपको स्केल में दिख रहा है तो डिस्ट्रक्शन बहुत मास लेवल पर दिखता है। यानी यहां पर जो अर्थक्वेक था, अब जो 8 पर जो अर्थक्वेक है उसमें 100 गुना का फर्क है। इसलिए मैंने आपको वहां बताया था, एक पॉइंट बढ़ने से भी जो अर्थक्वेक की जो डिस्ट्रक्शन है वो बहुत हाई अमाउंट में होता है। ये आपको कहां देखने को मिलता है? जब मैं आपको पी वेव और एस वेव में डिफरेंस बता रहा था। तो पी वेव और एस वेव में डिफरेंस मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आमतौर पर जो पी वेव है उसमें आपको रिक्टर स्केल की वैल्यू 2 के आसपास मिलती है। वहीं जब एस वेव में जो रिक्टर स्केल की वैल्यू है वो आपको 4 से 5 दिखती है, और वो 4 से 5 इतनी खतरनाक होती है कि कई बार लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगर रिक्टर स्केल में जो वैल्यू है वो 7 से 8 हो जाए तो पूरी सिटी की सिटी, करोड़ों लोग तबाह हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अर्थक्वेक की वजह से। पीछे जब तुर्की और सीरिया में भी अर्थक्वेक आया था, मोरक्को में अर्थक्वेक, जापान में रेगुलर वे में अर्थक्वेक आते रहते हैं। जब जापान का अर्थक्वेक आता है तो मोस्टली जो अर्थक्वेक है वो ये दिखते हैं आपको, क्योंकि वो एक एनर्जी पॉइंट है, वहां हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। जब आपने तुर्की और सीरिया का अर्थक्वेक देखा तो वो लगभग एल वेव का जो वेव थी वो रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आपको देखने को मिला, और वहां आपको जो वैल्यू है रिक्टर स्केल की 7 से 8 दिखी, जिसकी वजह से मास डिस्ट्रक्शन हुआ है, हाई अमाउंट में लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद इस पूरे चैप्टर को आप खत्म करते हैं, और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस स्लाइड में देख पा रहे होगे तो आपको जो व्यूज वो नॉन सब्सक्राइब एंड से हमें ज्यादा दिखते हैं। 61.5% जो व्यूज वो नॉन सब्सक्राइब एंड से, और सब्सक्राइब एंड से सिर्फ 38%। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आर्डोर एडुडेंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे हम, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।